क्या भारत अब अमेरिका और चाइना की तरह 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम डेवलप कर रहा है? क्या आकाश मिसाइल की एक्सपोर्ट सक्सेस के बाद रशिया के ट्रेडिशनल डिफेंस मार्केट में भी भारत की एंट्री होने वाली है? और क्या इंडियन नेवी का C-295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आगे चलकर P-8I को रिप्लेस करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LCA तेजस प्रोग्राम के चीफ डिजाइनर प्रोफेसर डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने आर डिफेंस फोर्स फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 के दौरान पहली बार RPSA यानी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को भारत का 6th जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बताया है। अगर फ्यूचर में प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो भारत अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एविएशन के फील्ड में एक और बहुत बड़ा कदम लेने वाला है। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि DRDO का स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड इसी फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हाई स्पीड ऑटोनमस टेक ऑफ और लैंडिंग, टेललेस फ्लाइंग विंग डिज़ाइन, एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और इंडिजिनस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जा रहा है। फ्लाइंग विंग कन्फिगरेशन की सबसे बड़ी खास बात ये होता है कि इसमें रडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है और एयरक्राफ्ट के अंदर ज़्यादा फ्यूल, सेंसर्स और इंटरनल वेपन को कैरी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में RPSA को एमका के साथ टीम बनाकर ऑपरेट किया जा सकता है, यानी एमका के साथ ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक जैसे हाई रिस्क ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिससे पायलट के ऊपर रिस्क काफ़ी कम होने वाला है। आज दुनिया भर में 6th जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम इसी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में स्टेल्थ मेजर फैक्टर नहीं होने वाला है। एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट केवल इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल के लिए जाना जाता है, जबकि रिसेंटली स्टेल्थ के साथ साथ जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम जैसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इन सभी को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। और ये सारे फीचर हमारे RPSA यानी घातक UCAV में मौजूद होने वाले और इसी वजह से अभी इसको एक 6th जनरेशन UCAV कहा जा रहा है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने मीडियम रेंज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर दिया है। इस बात की पुष्टि फॉर्मर DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत की तरफ से किया गया है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी माना जा रहा है और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी मजबूती देने वाला है। जैसे कि आप सभी को ये बात पता है कि आकाश मिसाइल सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है, जबकि इसका प्रोडक्शन अभी भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये एक मोबाइल मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, UAVs, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे कई तरह के एरियल थ्रेट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सिस्टम में राजेंद्र रडार और एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर देश परंपरागत रूप से अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशिया के ऊपर निर्भर करते आए हैं, लेकिन तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का आकाश मिसाइल सिस्टम को चुनना ये दिखाता है कि भारत अब धीरे धीरे एक ट्रस्टेड डिफेंस सप्लायर के रूप में सामने आ रहा है। और अभी आकाश मिसाइल का जो डील है वो 2nd और 3rd एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है, क्योंकि पहले ही इन सिस्टम को अभी आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसके बाद अभी इनको तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट करने की बात सामने आई है। इसके अलावा DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का डिमांड पूरे ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इससे सभी को पता चल गया कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकता है, जिस वजह से अभी कई देश हैं जो कि इसको एक्वायर करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और खास करके अभी वो इसकी 1S और NG वेरिएंट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगला अपडेट भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लार्सन & टुब्रो यानी LNT और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VLK कंसोर्टियम ने एमका प्रोजेक्ट के लिए अपनी तैयारी लगभग फाइनल कर लिया है। सोर्सेज के मुताबिक दोनों कंपनीज ने पिछले कुछ हफ्तों में सीनियर लेवल मीटिंग करके कमर्शियल फ्रेमवर्क, वर्क शेयर और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी पर लगभग सहमति बनाया जा चुका है। उम्मीद किया जा रहा है कि मिड अगस्त तक ये कंसोर्टियम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना ऑफिशियल प्रपोजल भी सबमिट करने वाला है।
एमका भारत का पहला इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम होने वाला है और सबसे खास बात यह कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इंडस्ट्रियल मॉडल को अडॉप्ट किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत जो कॉन्सोर्टियम सिलेक्ट किया जाएगा वही सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए एमका मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, बल्कि फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट और मार्केट करने का अधिकार उसके पास मौजूद होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फाइनल कर लिया है। एल&टी यहाँ पे एडवांस एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चरल असेंबलीज, प्रिसीशन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन पर फोकस करने वाला है। वहीं बीएल की तरफ से मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम की जिम्मेदारी को संभालने वाला है। दोनों कंपनीज की एक्सपर्टीज को देखते हुए इस कंसोर्टियम को एमका के लिए होने वाली रेस का सबसे मजबूत कंटेंडर माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर एल&टी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसोर्टियम का प्रपोजल सिलेक्ट होता है तो भारत को स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शन के साथ साथ ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक नई पहचान मिल सकता है। अब सबकी नजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनल डिसीजन और एमका प्रोग्राम के अगले बड़े माइलस्टोन पर होने वाले, जो कि इसी साल अगस्त के महीने में फाइनल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के C-295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। इंडियन नेवी का ये प्रोग्राम धीरे धीरे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट नेवल एविएशन प्रोजेक्ट में से एक बनता जा रहा है। फरवरी 2024 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रोग्राम के लिए 15 एयरक्राफ्ट के लिए एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था। इसमें इंडियन नेवी के लिए 9 मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। जैसे कि आप सभी को ये बात पता होगा कि इंडियन नेवी के पास सभी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए P-8 एयरक्राफ्ट मौजूद है और कोस्टल सर्वेलेंस के लिए इंडियन नेवी की तरफ से डॉनर 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच एक मीडियम रेंज की मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की कमी काफ़ी समय से महसूस हो रहा था। अब C-295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसी कैपेबिलिटी की गैप को पूरा करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसकी मदद से P-8I को सिर्फ स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जबकि C-295 अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और रूटीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन को हैंडल करने वाला है। अब सबसे खास बात यह कि एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें DRDO के सपोर्ट से इंडिजिनस AESA मैरीटाइम रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, सिक्योर डाटा लिंक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट को NASM-SR एंटीशिप मिसाइल, एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो और स्नो वॉइस के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। कुल मिलाकर C-295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से 15 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि ये भारत के इंडिजिनस मैरीटाइम मिशन सिस्टम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की तरफ पहला कदम होने वाला है। अभी इसमें खरीदे जाने वाले 15 में से पहले 3 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन में बनकर भारत आने वाले हैं, जबकि बाकी बचे 12 एयरक्राफ्ट को भारत में एयरबस और टाटा की पार्टनरशिप के अंदर ही लगभग 78% इंडिजिनस कंटेंट के साथ मैन्युफैक्चर करने की बात सामने आई है। अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो फ्यूचर में इंडियन नेवी की मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है और इनकी एडिशनल ऑर्डर भी आगे चल के उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।